Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. वही बना दे व्हाट्सएप वही गुड व्हाट्सएप बना मॉर्निंग सर। वही में व्हाट्सएप आगे बना दे शुरू से गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज आएगा अभी। एक बार जो लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। भाई फ्लूइड्स हमने क्या देखे थे? भाई फ्लूइड जो सब्सटेंस थे जो शेयर फोर्स के एक्ट करने पे कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहे थे, चाहे शेयर फोर्स कितने भी छोटी हो। हमने दो फ्लूइड के पार्ट देखे थे, जो लिक्विड थी और गैस थी। लिक्विड जो थे जो इनकम्प्रेसिबल हमने एज्यूम करे थे कंटिन्यूम प्रिंसिपल से। कंटिन्यूम प्रिंसिपल ये था कि हमने जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस से दो पार्टिकल्स के बीच में जो लिक्विड में थे, हमने जो साइड ऑफ कंटेनर से उसके हिसाब से एज्यूम करके उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया था, जिसके कारण वो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है उनके बीच में हमने हटा दिया था। और गैसेज जो कंप्रेसिबल होती है और जो कोई भी आप किसी भी कंटेनर किसी चीज में डालोगे तो पूरी वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर लेती है। उसके बाद में हमने देखा था वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ फ्लूइड इन मोशन। हमने माना था कि भाई एक दो प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा है, ऊपर वाली प्लेट यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसके कारण क्या वेलोसिटी प्रोफाइल जो सरफेस पे होगी वो वेलोसिटी जीरो होगी और एक कंटिन्यूसली एक पैराबोला बनेगा जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। और इससे हमने ये गैदर किया था कि भाई वेलोसिटी शियर स्ट्रेस की वजह से जो है इस सेक्शंस में डिक्रीज हो रही है। जो हमने इस तरह से अंडरस्टैंड किया था कि हमने एक फ्लूइड बॉडी ली थी, उसे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया था और उसमें हमने वेलोसिटी प्रोफाइल देखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि शियर स्ट्रेस की वजह से जो वेलोसिटी है अलोंग द डेप्थ डिक्रीज कर रही है।
फिर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स और उसके 3 पार्ट देखे थे, जो थे हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स, जो भी आप बोलना चाहो। और फिर बेसिक यूनिट्स जो थी वो स्टडी की थी। आज हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सबसे पहले है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है कि भाई जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है उसे कहते हैं मास डेंसिटी, और इसको हम स्पेसिफिक मास के नाम से भी ऑल्सो जाना जाता है। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, जो सिंबल शो हो रहा है यहाँ पे, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और जो वॉल्यूम होती है उसकी होती है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट जो है, इसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है केजी पर मीटर क्यूब। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मरकरी की 13,546 केजी पर मीटर क्यूब, और एयर की है 1.23 केजी पर मीटर क्यूब। हमने देखा था कि भाई जिसकी वाटर की डेंसिटी से जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तो वाटर में फ्लोट कर जाएगा, और जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो डूब जाएगा। दूसरा हमारा है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, जैसे मास डेंसिटी में था कि भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो इनवर्स है मास डेंसिटी का। इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। फिर आता है स्पेसिफिक वेट। वेट तो वेट जो भी सब्सटेंस का है, मतलब आप जो भी आप मास ले लो और उसमें ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आ जाएगा वेट। और वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक वेट। ठीक है, हम स्पेसिफिक वेट और मास डेंसिटी में भी एक रिलेशन बना सकते हैं। तो हम स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, और गामा को जब हम रो से मल्टीप्लाई करें, गामा इक्वल्स टू रो इंटू जी। रो को जब हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें, मतलब मास डेंसिटी को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आता है स्पेसिफिक वेट। तो इसी हिसाब से वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 पर मीटर क्यूब होती है, और जब हम उसे ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि वैल्यू है 9.81, तो जो स्पेसिफिक वेट आ जाएगा वो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। जो ये रहा। तो मतलब एक रिलेशन हो गया स्पेसिफिक वेट और मास डेंसिटी का, कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू मास डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी सबकी यूनिट में मल्टीप्लाई करके आप सबका स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि वेट ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे दोनों इस फॉर्मूले से कि ग्रेविटी जहां जहां वेरी करेगी वैसे वैसे स्पेसिफिक वेट वेरी करेगा, लेकिन जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मास आप कहीं भी चले जाए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर अगली चीज है रिलेटिव डेंसिटी, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वेट कोई भी सब्सटेंस का, स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें आप गैस के लिए भी ले सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक वेट कोई भी उसका जो आपका सब्सटेंस जो भी गैस है, उसके बाद स्पेसिफिक वेट ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो इसमें जिससे भी हम डिवाइड करते हैं वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे आप इसमें स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर लोगे, वो हम लेते हैं यूजुअली वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर की जो स्पेसिफिक वेट होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट लेस कैसे होता है कि भाई स्पेसिफिक वेट की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि आप मास डेंसिटी की होती है केजी पर मीटर क्यूब। अब उसको मीटर पर सेकंड जो एक्सेलरेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की होती है न्यूटन, तो स्पेसिफिक वेट की होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस तरह से स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर की भी होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसकी जो डेंसिटी है वो नहीं हो, जो इसकी सॉरी जो डायमेंशन है वो नहीं होती।
ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो हो जाएगी 1। मरकरी की स्पेसिफिक जो आप मास डेंसिटी होती है वो 13,546, हमने पिछले वाले पेज पे देखा था। और अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 13.546 है, जो हमारी कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं 13.6। और अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक वेट निकाल तो इसी फॉर्मूले से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर को जो है आप अपोजिट साइड में ले जाइए और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे आपसे क्या पता चल जाएगा, स्पेसिफिक वेट किसी भी सब्सटेंस का। अब आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता है, जैसे आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा हुआ किसी सॉलिड का, कि जब भी आप किसी चीज पे स्ट्रेस लगा रहे हैं तो वो अपने आप को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस ही पानी के केस में बल्क मॉडुलस होता है, क्योंकि पानी के केस में हम जैसे किसी सॉलिड बॉडी कंसीडर करें तो हम किसी सरफेस पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन पानी के केस में हम जब भी कोई सॉलिड बॉडी कंसीडर करते हैं तो पूरी वॉल्यूम पे फोर्स लगता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसमें यूज करते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें हम नेगेटिव साइन से इसको आगे हम लगाते हैं। नेगेटिव क्यों लगाते हैं कि भाई जो वॉल्यूम जो चेंज होगा दोनों में, क्योंकि आप जब भी किसी चीज पे प्रेशर लगाओगे किसी बॉडी पे तो वो कंप्रेस होगा तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो नेगेटिव आएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसलिए हम इसको माइनस से आगे लगाते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा v बाई वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये नीचे आपको शो कर रखा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है डेल्टा dp, जो चेंज इन प्रेशर जो आप फोर्स लगा रहे। हाँ, वो जो आपने नेगेटिव साइन के बारे में बताया वो एक बार रिपीट करेंगे, समझ नहीं आया। जैसे v फाइनल माइनस v इनिशियल करते हैं किसी भी बॉडी पे, ठीक है। आप स्ट्रेन निकालते तो आप ये करते हो कि भाई जो भी चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है डिवाइड बाय एल करते हो आप स्ट्रेन में। हाँ। तो आप जो ओरिजिनल वॉल्यूम है जिस इसके केस में वो डिक्रीज करेगी। आप किसी बॉडी को कंप्रेस करोगे वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगी। यस। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा। ठीक है। उसी तरह से अब आप वाटर का बल्क मॉडुलस होता है 2.05 गीगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। जो गीगा जो है वो होते हैं 10 की पावर 9, ठीक है। ये हमने पहले यूनिट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमने सफिक्सेस देखे थे, ये टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, ये करके जो सफिक्सेस है जो हम यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स सॉरी, जो किसी भी केस में जिसमें हमें ये यूज करने हो। अब अगले जो है वो है कोहेजन। कोहेजन हमने देखा था कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसे कहते हैं हम कोहेजन। और हमने कोहेजन से ही देखा था कि कोहेजन की वजह से क्या होता है कि शियर स्ट्रेस जनरेट होता है दो लिक्विड के लेयर्स के बीच में, और उसे हम शियर स्ट्रेस की वजह से जो रेजिस्टेंस पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। ये हमने पिछले चैप्टर में कवर करा था। और एडहेजन जो दूसरा फोर्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लो आपने एक ग्लास और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा उसे कहते हैं एडहेजन। इसमें कोई डाउट अभी तक? ये कोहेजन एक बार दोबारा समझा देना सर। जो मैं इसमें बताया था, एडिशन समझा देना। जैसे इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे इस पानी की एक लेयर में, ठीक है। तो इस नीचे वाली लेयर में भी मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको पता है पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। तो ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो दो पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, उसे कहते हैं कोहेजन। जब ये ऊपर वाला जब वेलोसिटी v से मूव करने की कोशिश करेगा तो नीचे वाला उसे रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके बीच में ये दोनों एक अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच में। तो इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो रेजिस्टेंस पैदा होता है उसे कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है।
तो विस्कोसिटी क्या होती है? जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड और एन एडजेसेंट लेयर। ये देखा कि हमने दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, जिसके वजह से जो नीचे वाली लेयर है वो उसको रोकने की कोशिश करेगी, और जैसे ही रोकने की कोशिश करेगी तो इस वाली जो नीचे वाली लेयर है उस पे जो नीचे वाली लेयर एक शियर स्ट्रेस लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर वाली के फ्लो के, तो उसे कहते हैं हम, जो रेजिस्टेंस जो पैदा हो रहा है उसे कहते हैं विस्कोसिटी। जो पानी के केस में ये सिर्फ कोहेजन की वजह से होता है, ये पानी के बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस, और जो गैसेस में होता है उनमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो भाई जैसे ही जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का डायग्राम था एक में, जैसे आप गैस के केस में कंसीडर करोगे तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत कम होता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं दो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है कि भाई जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप हवा को किसी भी एक वॉल्यूम के अंदर डाल दोगे तो वो पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। मतलब ये ऊपर वाला डायग्राम शो कर रहा है कि भाई गैस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है और लिक्विड जो है पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो क्या होगा कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में टकराएंगे, और टकराने की वजह से इनमें क्या होता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। जिस मॉलिक्यूलर मोमेंटम की वजह से इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होती है, और उसी फ्रिक्शन से इनके बीच में विस्कोसिटी पैदा होती है। वाटर के केस में होती है या लिक्विड के किसी केस में होती है कोहेजन की वजह से, लेकिन गैस के केस में कोहेजन बहुत कम होता है। इनके बीच में विस्कोसिटी प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। ठीक है, अभी तक किसी को इसमें कोई डाउट है विस्कोसिटी में? नो सर। नो सर। तो आप ये देख लो कि भाई हमने ये देखा कि भाई इसकी जो वेलोसिटी है कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती रहेगी। समझ गए सर ये वाला। ठीक है, एक मिनट, इसका फिर विस्कोसिटी का आपको फॉर्मूला निकालने के लिए ये आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, हमने नीचे माना था नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन का ये था कि भाई जो भी सरफेस पे होगी, जो मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो एक वेलोसिटी प्रोफाइल आएगी एक ट्राइंगल के फॉर्म, ये जो एक आप लाइन देख पा रहे हैं इसकी वजह से होगी। तो आपको पता है शियर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। अब आपको पता है कि पानी के कोई भी बॉडी पे, आपने एक बॉडी एज्यूम कर ली है ABCD, अगर आप जैसे इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो एक डिफॉर्मेशन होगा। तो ये एंगुलर डिफॉर्मेशन हमने मान लिया फाई है, ठीक है। और ये एक्स और वाई हमने देख लिया कि भाई एक्स डायरेक्शन में इतना मूव किया और वाई ई पॉइंट एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस आगे गया है और वाई डिस्टेंस जो इसका सरफेस से डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम के साथ आप फोर्स लगाते रहोगे एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, यहाँ एंगल पहले फाई नोड आएगा, फिर फाई वन आएगा, या एंगल पहले फाई नोड आएगा जैसे ये शो कर रखा, फिर फाई वन आएगा, फिर फाई टू आएगा, फिर फाई थ्री होगा। पानी के केस में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होती रहेगी। तो हम ये जानते हैं कि सॉलिड के केस में क्या होगा कि जब भी कोई आप फोर्स लगाते हो तो एक कांस्टेंट डिफॉर्मेशन होती है, मतलब एक कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन होती है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन पानी के केस में क्या होगा कि भाई कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। इसे कहते हैं हम रेट ऑफ जो शियर स्ट्रेस है, मतलब जो d∅dt होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। कि भाई रिमेंबर दैट फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स अंडर द एक्शन ऑफ शियर, दिस इज डिफरेंट टू अ सॉलिड। सॉलिड में होगा कि एक सिंगल वैल्यू ऑफ फाई होगा, मतलब एक कांस्टेंट डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन जैसे ही आप पानी के केस में आओगे
तो जो डिफॉर्मेशन है वो वैल्यूज चेंज होती रहेगी, फाई नॉट, फाई 1, फाई 2, फाई 3, जैसे एक डायग्राम में शो करा था। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई शियर स्ट्रेस है जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो आप इसका 10, आप यहाँ से ये जो 10 फाई है उसकी वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन में y, कि वो होता है कि बेस अपॉन में हाइट। ठीक है, हमने कोई स्मॉल एंगल डी फाई एज्यूम कर लिया भाई, 10 डी फाई हमने एक स्मॉल एक एंगल यूज कर लिया, एज्यूम कर लिया। तो भाई स्मॉल एंगल एज्यूम करने से हम क्या मान सकते हैं कि भाई यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस dv, और यहाँ पे क्या होगी v, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस dv माइनस v, वो होता है dv, और dv इंटू dt, ये क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, जो हमें यहाँ x की वैल्यू बता रहा है। स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय dy, तो tan थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइट। अभी तक इसको कोई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बता दो अभी, कोई डाउट है? नो सर। तो जब डी फाई जो एंगल है बहुत स्मॉल एज्यूम करते हैं हम, ठीक है, तो जिसके कारण जो tan डी फाई होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं डी फाई। तो डी फाई अपॉन में dt, जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, du अपॉन में dy, ये ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हमने ये बोला था कि शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो टाउ को हम शियर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन में dy, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा जो इस केस में आता है म्यू, उसको कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, दिस कांस्टेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इज कॉल्ड इट डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, और टाउ हो जाता है म्यू इक्वल्स टू du अपॉन में dy। अब भी कोई प्रॉब्लम है? किसी को सर प्रॉब्लम? डाउ का सिंबल कौन सा है? इसका शियर स्ट्रेस का टाउ होता है, ये जो सिंबल रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके सर। तो अब आपको पता है शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, आप बता दो मुझे, कोई बता दो शियर स्ट्रेस की यूनिट, फोर्स अपॉन में एरिया कितनी होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और किसी भी लेंथ की यूनिट कितनी होगी, dy जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ मीटर। मीटर, तो म्यू की यूनिट कितनी होगी आप बता दो, सॉल्व कर लो बता दो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, वो सेकंड ऊपर चला जाएगा न्यूटन के साथ। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अब इसी को ही अगर आप इसको और बोल सकते हो केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि न्यूटन में आएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा केजी अपॉन मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो यूनिट है शो रखी है। और इसी को ही अगर आप सेंटीमीटर की यूनिट में चेंज कर दोगे, केजी को क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम में हो जाएगा, मीटर भी वही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और जब ग्राम पर सेकंड। ठीक है, और इसी को अगर आप डाइन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, डाइन होते हैं कि वह 1/10 ऑफ न्यूटन, जो भी फोर्स जो न्यूटन में लग रही है उसका 1/10, मतलब 1 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर -1 ऑफ न्यूटन। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम पॉइज। ये यूनिट आप हमेशा याद रखोगे कि हम डायनामिक विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पॉइज से रिप्रेजेंट करते हैं। आप न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पॉइज पूछा हो या आपको पॉइज आपको बोला गया हो, तो आपको याद रखना है कि भाई 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ पॉइज। पॉइज किसकी वजह से आ रहा है, डाइन की वजह से, और डाइन की वैल्यू जो होती है 1/10 ऑफ न्यूटन होती है। ठीक है,
अभी तक इसमें कोई डाउट है? पूछ लो, विस्कोसिटी में कोई डाउट है, कोई भी चीज में अभी? नहीं है? तो ये जो यूनिट्स है ये हमेशा याद रखना, ये यूनिट्स आपकी बहुत काम आएगी, आपके पेपर में यूनिट्स पूछते हैं। ठीक है, अगला है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है कि भाई आप जैसे डायनामिक विस्कोसिटी होता है जो फ्लूइड को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जैसे डायनामिक विस्कोसिटी होता है कि भाई जो भी पानी में डिस्टरबेंस होंगे कोई भी चीज की वजह से, ठीक है, चाहे आपने पानी में पत्थर डाला हो, उसकी जो डिफ्यूज करने की जो एबिलिटी है पानी की, उसे कहते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, जैसे आपने एक कोई भी एक विस्कस सब्सटेंस ले लिया, मरकरी ले लिया और पानी से पानी ले लिया, तो आपको क्या होगा कि भाई जैसे आप पानी में कोई भी पेबल डालोगे या पत्थर डालोगे तो क्या होगा, रिपल्स जनरेट होंगे बहुत ज्यादा। क्या होगा कि भाई एक तरह से टर्बुलेंट, एक तरह से पानी में डिस्टरबेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, पर लेकिन जो केस है आपका मरकरी का, उसमें जो है डिस्टरबेंसेस कम होंगे, क्योंकि मरकरी की जो प्रॉपर्टी है कि भाई जो वो डिफ्यूज कर पा रही है जो भी डिस्टरबेंसेस, ठीक है, बहुत इजीली। ठीक है, तो उसको कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में अभी कोई डाउट है? और काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज रेशियो ऑफ डायनामेटिक विस्कोसिटी अपॉन मास, कि भाई जो आपने म्यू जो डायनामिक विस्कोसिटी निकाली, अगर आपको मास डेंसिटी रो से डिवाइड कर देते हो तो उसे कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ये गामा नहीं है, म्यू है, इसका सिंबल ऐसा सा कुछ होता है, ऐसा सा इसका कुछ सिंबल होता है म्यू। ठीक है, डायनामिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में कोई प्रॉब्लम है? हाँ बोलो। अब डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मास डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो आप मुझे ना इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट बता दो। मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाँ ठीक है, वो तो दिख गया तुम्हें। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसको न्यू बोलते हैं, ये गामा नहीं है, ठीक है, ये न्यू है। ठीक है, और मीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम इसको 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड। और इसको जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं स्टॉक्स। ये जो है इसे हम बोलते हैं स्टॉक्स, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो भाई जो मीटर, और इसमें भी आपको यूनिट ये याद रखनी है स्टॉक्स वाली, जो भी है कि भाई 2 यूनिट्स है, डायनामिक विस्कोसिटी में बॉयज है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में स्टॉक्स है। ठीक है, इतना कोई डाउट है? ठीक है, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आता है। भाई जो भी ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है वेलोसिटी प्रोफाइल के, ये न्यूटन ने किए थे, जिसकी वजह से हमें वेलोसिटी प्रोफाइल मिली थी। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वेलोसिटी प्रोफाइल है वो एक पैराबोलिक केस आता है, कि भाई ऐसे एक पैराबोलिक सा केस आता है कि भाई जो भी एक प्रोफाइल जो वेरी करती है पैराबोलिकली वेरी करती है किसी भी डेप्थ के लो। लेकिन हम इसका नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो अभी हम आगे देखेंगे। न्यूटन ने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ शियर स्ट्रेस जो टाउ है, कोई भी एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द वॉल, भाई कोई भी डिस्टेंस है y मान लिया, जो आपके dy आपने जो लिया है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। जो d5 जो dt है, जो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये बताया था न्यूटन ने। ठीक है, और इसे कहते हैं, और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर ग्रेड चेंज इन, जो भी ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो टाउ का नया फॉर्मूला आ जाएगा म्यू v बाय वाई। v होगा वेलोसिटी और y जो होगा जैसे दिखा रखा इस डेप्थ,
जो इस सरफेस से जो डिस्टेंस होगा वो होगा y। ठीक है, अगला टॉपिक है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है कि कोई भी टेंसाइल फोर्स होती है, ठीक है, जैसे आप मान लो आपने ये एक फ्लूइड बॉडी ले ली, ठीक है, इसमें बहुत अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर मॉलिक्यूल पे एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, जो होता है, अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस बोलूंगा। ठीक है, अब इस बी पे आप कंसीडर करोगे, बी पार्टिकल जो आपने मॉलिक्यूल कंसीडर किया, तो इस पे ऊपर भी एक, जो ऊपर के पार्टिकल्स है वो भी कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे, साइड के पार्टिकल्स दोनों साइड में लगा रहे होंगे और इधर से भी लगा रहे होंगे, तो ये नेट इक्विलिब्रियम फोर्स है। आप इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब पता है कि किसी भी पार्टिकल्स पे नेट जो फोर्स है वो जीरो, तो उसे कहते हैं नेट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। लेकिन जब भी आप कोई सरफेस वाले किसी मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे तो इसमें एक डाउनवर्ड फोर्स आ रही है, एक जो है साइडवर्ड, दोनों तरफ फोर्स आ रही है, तो साइडवर्ड वाली तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये दोनों नलीफाई हो जाएगी, पर ऐसे जब आप डाउनवर्ड फोर्स को देखेंगे तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, जिसके कारण क्या होगा कि भाई जो वाटर का जो सरफेस है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इसे, और ये कोई टेंशन में आएगा, इसे कहते हैं कि डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कांटेक्ट विद द गैस। भाई आप जानते हैं कि भाई पानी का सरफेस आएगा तो गैस से कांटेक्ट में आएगा, ये ऊपर जो है पानी का जो भी आप लिक्विड में, जैसे आप एक पानी का ग्लास ले लीजिए, तो ऊपर वाला जो सरफेस है वो गैस के इंटरफेस में आएगा, ठीक है, और जो नीचे वाला जो सरफेस है वो पानी पूरा एक सॉलिड बॉडी की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, is defined as the tensile force acting on the surface of a liquid in contact with a gas or in surface between two immiscible liquid such that their contact behaves like a membrane under tension। तो जो ऊपर वाला जो है सरफेस वो टेंशन में आएगा क्योंकि नीचे एक डाउनवर्ड पुल फोर्स लगेगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, क्योंकि भाई ये किसी सरफेस फोर्स है, सरफेस टेंशन एक सरफेस फोर्स है, ये जो इंटरफेस होता है ये उसी पे एक्ट करता है। भाई इंटरफेस क्या होता है कि भाई कोई भी लिक्विड बॉडी के पास में चाहे एयर हो, कि भाई जो भी सरफेस है एक एयर हो या फिर दूसरा इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है जो दो लिक्विड मिल ना सके, कोई भी दो लिक्विड जो मिक्स ना हो सके तो उन्हें कहते हैं दो इमिसिबल लिक्विड, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। भाई फोर्स की किसी लेंथ इस सरफेस के अलोंग लग रही है, इसे कहते हैं न्यूटन, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन जब भी एग्जिस्ट करेगी जब कोई मेम्ब्रेन जो है एक लिक्विड को किसी एयर सरफेस से सेपरेट कर रहा हो या किसी दो इमिसिबल लिक्विड सेपरेट कर रहा हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस टेंशन वही एक्ट करेगी कि जहां कोई मेम्ब्रेन किसी को सेपरेट कर रहा हो, एक लिक्विड और एयर के सरफेस को, या फिर किसी दो इमिसिबल लिक्विड के सरफेस को। कोई डाउट है अभी? तो हम सरफेस टेंशन वाटर ड्रॉपलेट में निकालते हैं। जैसे एक वाटर ड्रॉपलेट क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट में कितने फ्री सरफेस होंगे ये बता दो आप मुझे, कि भाई इसके अंदर तो पानी भरा पड़ा है, एक पानी की बूंद के अंदर, तो कितने फ्री सरफेस होंगे पानी के बूंद के अंदर अगर मैं इसको बीच में से काट देता हूं तो? कोई नहीं, चलो ठीक है, तो ये हमने इसमें पानी भर दिया, ठीक है, ये सरफेस ड्रॉपलेट है, मैंने इसको काट दिया। तो जो सरफेस टेंशन है उसके बीच में एक इंटरफेस है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, तो भाई इंटरफेस कौन सा भाई? ये वाला। और सरफेस जो टेंशन है वो क्या है? ओनली सरफेस पे एक्ट करती है, तो वो यहाँ सरफेस पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, तो सिग्मा जो है एक इंटू 2πr, जो 2πr क्या है? इसका सरकमफेरेंस है, क्योंकि ये यूनिट लेंथ पे एक्ट करती है। ठीक है, तो सिग्मा इंटू 2πr,
और जो भी प्रेशर होगा, मान लो यहाँ पे है आउटर, ये म्यूट कर लो जिसका भी है, ठीक है। तो सिग्मा जो है इंटू 2πr आएगा, ठीक है। और जो भी चेंज है, और जो भी चेंज इन प्रेशर है, मान लो आप इनर प्रेशर मान लो पी नोट है और आउटर प्रेशर पी आई है, तो चेंज इन प्रेशर इनटू क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, पूरे एक सरफेस एक एरिया पे अप्लाई होता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो P इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू 2πr, ये देता है सिग्मा इज इक्वल टू PR/2। ये सरफेस टेंशन वाटर ड्रॉपलेट में निकलती है। जब एक सॉप बबल लोगे, सॉप बबल में क्या होगा, अंदर भी एक एयर होगी और एक बाहर भी एयर होगी, तो मतलब दो सरफेसेज है, तो दो सरफेसेज होगी तो सिग्मा हो जाएगा 2 टाइम्स, तो P इंटू R/2, तो P इंटू R/4 हो जाएगा, ठीक है। P क्या है, प्रेशर इनसाइड सॉप बबल या वाटर ड्रॉपलेट जो भी होगा, R क्या है, रेडियस है, और सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन। अगला है कैपिलैरिटी, ठीक है। द फिनोमेनन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड ऑफ सरफेस इन ए स्मॉल ट्यूब रिलेटेड टू द एडजेसेंट लेवल ऑफ लिक्विड। आपने मान लो कोई एक पानी का बीकर लिया और उसमें एक ट्यूब डाल दी, ठीक है। तो वो ट्यूब में पानी राइज भी हो सकता है और वो पानी डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। पानी राइज कैसे होगा, पानी राइज जब होगा जब एडेसिव, आपने पता है एडेजन एंड कोहेजन दो फोर्सेस होती है। अगर पानी में एडेसिव फोर्सेस ज्यादा होगी तो जो लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पानी या किसी भी लिक्विड के, जो इसके सरफेस के पास में होंगे, ये क्या कोशिश करेंगे कि भाई ये स्टिक करें इस सरफेस पे। जैसे आप पानी का, अगर आप एक गिलास भरते हो और उसको गिरा देते हो, तो भी जो पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कुछ सरफेस पे स्टिक करते रहते हैं। मतलब जो पानी की जो एडेसिव फोर्स है, एडेसिव फोर्स जो हमने पढ़ा था कि भाई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, जो डिफरेंट सॉलिड बॉडी के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो, उसे कहते हैं हम एडेजन, और जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो उसे कहते हैं हम कोहेजन, या सेम एक ही बॉडी के। तो अगर जिनमें एडहेसिव फोर्सेज जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो ज्यादा हो तो पानी राइज करेगा, मतलब एडहेसिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस, तो इस ट्यूब के अंदर जो है पानी राइज करेगा। और लेकिन जैसे ही अगर कोहेसिव फोर्सेस जो है वो जो है ज्यादा हो एज कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्सेस, तो पानी डिक्रीज करेगा। ये डायग्राम में शो कर रखा है कि भाई यहाँ इस वाले केस में एडेशन जो है कोहेसिव फोर्सेस से ग्रेटर है, तो भाई पानी जो है ऊपर इस वाले इस लिक्विड सरफेस से कंपेयर में, इस वाले लिक्विड सरफेस से कंपेयर में ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। लेकिन अगर किसी केस में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो जो है पानी की जो लेवल है डिक्रीज करेगा, ठीक है। और ये उन्हीं जो है ये ट्यूब के लिए वैलिड है जिनकी डाया 3 mm से लेस हो। आर की वैल्यू जो इनकी जो है वो 3 mm से लेस हो, आर की वैल्यू 3 mm से लेस हो। ये ज्यादा बड़ी मोटी ट्यूब के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। जो पतली ट्यूब हो 3 mm की जब तक की वैल्यू, जो ट्यूब की रेडियस हो उसी तक ही वैलिड है, ठीक है। अगर एडेजन फोर्स ज्यादा होगी कोहेजन से तो क्या करेगा, लिक्विड सरफेस को वेट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर आप किसी ग्लास का जो आपने ग्लास लिया उसमें अगर आपने पानी डाला तो क्या होगा कि भाई जो सरफेस है उसका वेट रहता है एज कंपेयर टू जो है जो और किसी, अगर आप मरकरी को डालेंगे, मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप उसको अपने हाथ पे भी रखोगे तो भी पानी, वो जो मरकरी है वो आपके हाथों पे स्टिक नहीं करेगा, वो एक सॉलिड बॉल की तरह आपके हाथों पे एक सॉलिड लिक्विड की तरह मूव करता रहेगा। तो अगर आपको पता कैसे चलेगा कि भाई कोहेजन किसी फोर्स में, अगर आपको कोई भी एक लिक्विड दे दिया कि भाई वो एडेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेजन ज्यादा है, उसमें राइज करेगा डिक्रीज करेगा, तो ये इस एंगल से, जो भी एंगल मेनिस्कस से जो एंगल बना रहा है थीटा, ये जो यहाँ शो हो रहा है एंगल, जो मेनिस्कस से जो एंगल बना रहा है थीटा,
जो भी सरफेस टेंशन इस जो है ये जो एंगल बना रहा है थीटा, जब भी ये थीटा 90 डिग्री से लेस होगा तो एडहेजन ज्यादा होगा कोहेजन से, और जैसे ही ये थीटा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो कोहेजन ज्यादा होगा एडहेजन से। पानी के केस में, पानी और ग्लास सरफेस के केस में ये जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और मरकरी के केस में 128 या 130 आप एज्यूम कर लेते हैं जो भी हो। और इसका फॉर्मूला होता है H = 2 सिग्मा cos phi अपॉन में जो है ये है स्पेसिफिक वेट इनटू जो भी उसकी रेडियस होगी। कोई डाउट है इसमें? सर ये फॉर्मूला किस चीज का बताया आपने? ये कैपिलरी राइज का, कि भाई आपने जो है ये यहाँ पे H हाइट आप देख पा रहे हो कि भाई H हाइट जो है पानी इस सरफेस से ऊपर चला गया या H हाइट पानी इस सरफेस से नीचे चला गया, या तो ये कैपिलरी राइज होगा या कैपिलरी डिप्रेशन होगा। डिपेंड करता है कि एडहेजन ज्यादा है कोहेजन ज्यादा है। ये कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिक्रीज का फॉर्मूला है। जैसे बताऊं कैसे आता है, आपको पता चल गया कि भाई H फ्लूइड जो है राइज करा है, ठीक है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, ठीक है, जो भी होगा कि मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और जो भी उसकी, ठीक है, जो भी मतलब मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी जो रो इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, जो भी मास इंटू ग्रेविटी होगा वो हो जाएगा इसका वेट। तो मास कितना आएगा, रो इंटू वी, और वॉल्यूम होती है किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब में पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो रो इंटू वी, तो रो इंटू जी को हमने दे दिया स्पेसिफिक वेट से, ठीक है, पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, ये बता रहा है वॉल्यूम, और W बता रहा है स्पेसिफिक वेट। इसमें पता है सब कुछ, से कोई डाउट है? ठीक है, और सिग्मा जो है वो हो जाएगा सरफेस टेंशन जो आउटवर्ड फोर्स लगेगा, तो सिग्मा ये सरफेस फोर्स है, तो सिग्मा की cos पाई इंटू जो भी इसका सरकमफेरेंस होगा, क्योंकि ये किसी आउटर बॉडी के जो सरफेस टेंशन एक्ट करेगी, तो 2 पाई आर इंटू सिग्मा इंटू cos फाई। और इससे फॉर्मूला आ जाएगा H = 2 सिग्मा cos फाई अपॉन में स्पेसिफिक वेट इंटू आर। तो डाउट है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा कि जब भी कोई लिक्विड किसी क्लोज्ड वेसल में कन्फाइंड होता है, तो भाई क्या होता है कि पानी जो लिक्विड होता है वो वेपर में गैसेस स्टेट में चेंज होता है, मतलब लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में चेंज होता रहता है और गैसेस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होता रहता है, इक्विलिब्रियम बना होता है, तो उसको कहते हैं लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर, एंड जो प्रेशर जो वेपर एक्सर्ट करती है उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अगला है कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है कि भाई कोई भी प्रेशर एट ए पॉइंट फ्लोइंग लिक्विड में वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो क्या होगा कि भाई जो क्या वेपर प्रेशर से कम होगा तो जो पानी जो लिक्विड स्टेट में वो इवेपोरेट होने लग जाएगा और वो वेपर स्टेट में जाने लग जाएगा। वेपर स्टेट में जाएगा तो भाई बबल्स फॉर्म हो जाते हैं पानी के अंदर ही। आप जैसे एक सॉलिड पाइप एज्यूम कर लो और उसके अंदर एक सेक्शन ऐसा आया कि भाई पानी का जो प्रेशर है उस टाइम पे वो वेपर प्रेशर से भी कम हो गया, तो पानी के अंदर एक बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो एयर है उनके अंदर वो रिलीज होने लग जाएगी। ठीक है, और वो एयर क्या, जो भी वो बबल्स फॉर्म होंगे वो सरफेस पे चले जाएंगे। जैसे ये आपने कोई पाइप सेक्शन एज्यूम कर लिया, इनके अंदर यहाँ पानी था, अब क्या हुआ कि पानी का जो प्रेशर था वो वेपर प्रेशर से कम हो गया, तो इसके अंदर एयर बबल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जो पानी के अंदर गैसेज होगी वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, तो सारे जो बबल्स है वो इस जो सरफेस है उस पे आके चिपकने लग जाएंगे, और फिर जैसे ही कोई सेक्शन आएगा जहां आउटर प्रेशर इनर प्रेशर से ज्यादा होगा तो बबल्स फूटते हैं। ठीक है, और जैसे ही बबल फूटेंगे तो कैविटेशन होती है, मतलब जो सरफेस पे ना इरोजन करते हैं, सरफेस जो होगा जो भी कोई भी एक मेटेलिक सरफेस होगा उस पर इरोजन स्टार्ट हो जाएगा और उससे कहते हैं कैविटेशन, या पिटिंग कर दें, या कैविटी जो कैविटीज फॉर्मेशन होने लग जाती है, क्योंकि जो बबल एक्सप्लोड करते हैं, बबल्स का एक्सप्लोजन होता है उनकी वजह से। कोई डाउट अभी तक?
अगला टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होता है कि भाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इनवर्स। बल्क मॉडुलस जो होता है वो पानी को कंप्रेस होने से रोकता है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी उसका इनवर्स है, भाई पानी कितना कंप्रेस हो सकता है, कि भाई कोई भी फोर्स लिक्विड पे लग रही है और कि वो कितना कंप्रेस हुआ आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्सेस। तो भाई आपने देखा था कि भाई बल्क मॉडुलस की यूनिट स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन था ये, तो ठीक है, तो इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, जो भी प्रेशर की यूनिट होगी वो होती है बल्क मॉडुलस की यूनिट ही। तो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी, मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन में किलो न्यूटन या मीटर स्क्वायर अपॉन में न्यूटन। अभी तक इस चैप्टर में कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि ये चैप्टर तो अब बताओ, अभी तक किसी में कोई डाउट है तो पहले दो चैप्टर्स में कोई भी। सर कैपिलरिटी राइज का एक बार फिर से बता दीजिए सर, वो फॉर्मूला। अच्छा ये बताया था, जब आप एफबीडी ड्रॉ करोगे तो क्या होगा कि भाई एक नीचे डाउनवर्ड जो इस लिक्विड के अंदर जो वेट है उसका फोर्स लगेगा, और इस वेट, ये वेट कितना होगा कि भाई मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हमने पहली डेफिनेशन देखी थी, रो इनटू वी। ठीक है, और रो इनटू जो ग्रेविटी होती है वो स्पेसिफिक वेट, ये सेकंड डेफिनेशन थी हमारी। ठीक है, ये हमारा आ गया स्पेसिफिक वेट। वॉल्यूम किसी भी सिलेंड्रिकल सेक्शन की होती है पाई आर स्क्वायर एच। पाई, ये पहला आ गया पाई, और ये होता है आर स्क्वायर, और ये होती है एच। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा जो है एक सरफेस टेंशन भी एक्ट करेगी। ठीक है, ये सरफेस टेंशन जो है, अब आप वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करोगे तो सिग्मा कॉस फाई। ठीक है, फोर्स का आपको डायरेक्शन के हिसाब से मेंबर्स तो लेने आते हैं ना, कि ये सिग्मा कॉस फाई है और वो सिग्मा साइन फाई होगा। इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा सिग्मा का जो कंपोनेंट है कॉस कंपोनेंट, तो सिग्मा आ गया सिग्मा कॉस फाई, और ये होता है न्यूटन पर मीटर। तो भाई ये किसी लेंथ पे लगेगा, तो लेंथ क्यों से लगेगा, जो सरकमफेरेंस है ना, जो ये इसकी कैपिलरी ट्यूब की जो लिक्विड सरफेस जो किसी के कांटेक्ट में, जो सरफेस किसी के कांटेक्ट में, जो सरफेस कांटेक्ट में, जो लिक्विड सरफेस किसके कांटेक्ट में आएगा, ये जो ग्लास ट्यूब है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो ये 2 इंटू पाई इंटू आर हो रहेगा, यहाँ पे आर नहीं है शायद। ठीक है, यहाँ पे रेडियस हो रहा है, जिसके कारण ये फॉर्मूला आता है कि भाई आर से एक आर कट गया। ठीक है, तो और 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा कॉस बाई डब्ल्यू इंटू आर, ये एच की वैल्यू आ जाएगी, ये आर नीचे चला जाएगा। ये बाकी तो मैथ है, ये तो आप कर यस लोगे। सर। अब बताओ कोई डाउट है तो पूरे चैप्टर में। नो सर। सर बल्क मॉडुलस बता दीजिए। बल्क मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस पता है? यस। इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है? इलास्टिक मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, किसी सॉलिड बॉडी के लिए। ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, जो भी आप एक जो स्ट्रेस है, मतलब एक जगह तक ऐसा होता है कि भाई पानी जो है या कोई भी सॉलिड बॉडी है एक सर्टेन एक्सटेंट तक स्ट्रेस लेता है, तो वो जो स्ट्रेन है वो वापस रिकवर हो जाता है, रिकवरी हो जाती है उस पूरे स्ट्रेस की जगह, मतलब जैसे आपने किसी सॉलिड बॉडी को कंप्रेस किया। ठीक है, लेकिन पानी के केस में हम एक कोई सरफेस तो होता नहीं, एक पूरी वॉल्यूम होती है, तो हमने एक क्यूबॉइड सरफेस ले लिया, और इस पे प्रेशर लग रहा है कुछ पी चारों डायरेक्शन से, तो ये हो गया चेंज इन प्रेशर, ये हो गया हमारा स्ट्रेस डेल्टा पी। और स्ट्रेन क्या होगा, हम पहले स्ट्रेन लेते थे यहाँ पे सॉलिड बॉडी के केस में लेंथ के अकॉर्डिंग या किसी सरफेस के अकॉर्डिंग,
और इसमें क्या हमें वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, तो डेल्टा वी जो भी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वी। अब आगे समझ में? यस सर। अब मुझे बता दो बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होती है? तो वॉल्यूम की जो यूनिट है डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम वो होती है मीटर क्यूब। वी की भी क्या होगी? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो प्रेशर की यूनिट होगी। तो क्या आ जाएगा? बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होगी? किलो न्यूटन पर, या जो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और पहले चैप्टर में कोई डाउट अभी तक? चलो फिर कुछ ये सरफेस सर इसमें इसी चैप्टर में हुआ एडेशन बता देना। एडेजन होता है कि भाई दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, भाई एक ग्लास का एक मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब दोनों के मॉलिक्यूल डिफरेंट है, एक ग्लास का एक वाटर का, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे कहते हैं एडेजन। ठीक है। अब जैसे ये आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है। और ये आपको जो है आपके क्लासरूम के जो पेज है उसमें सबको अपलोड करने हैं। आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास तक ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको सारे के सारे नेक्स्ट मंडे तक सारे के सारे ये अपलोड करने पड़ेंगे गूगल क्लासरूम में। ठीक है। आपको वेट दे रखा है किसी भी ऑयल का, किसी मान लो पेट्रोल बोल रखा है, यहाँ पे पेट्रोल बोल रखा है, उसका वेट है 7 न्यूटन, और हमें बोल रखा है वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर। तो मुझे बताओ इसका स्पेसिफिक वेट कितना होगा? मुझे स्टैंडर्ड यूनिट्स में चाहिए, किसी ऐसे नहीं कि भाई 7 न्यूटन पर 1 लीटर। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट होता है कि भाई जो भी वेट होगा सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इतना हो जाता है 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। ठीक है। अब तो सॉल्व कर लो। सर 7000 मीटर न्यू कितना? 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यस सर। सही है भाई। ठीक है, क्योंकि 1 जो होगा लीटर को आप मीटर क्यूब में करेंगे तो भाई 1 मीटर क्यूब अपॉन में 1000 आ जाएगा, और 1 अपॉन में 1000 ऊपर चला जाएगा, जैसे 7 डिवाइड बाय 1 स्लैश बाय 1000, ये आ गई इसकी यूनिट मीटर क्यूब में। तो भाई 7 ये आ जाएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये आ गया 1000, तो 1000 को हम क्या लग सकते हैं? किलो न्यूटन, स्मॉल के और कैपिटल एन। ठीक है। अब उसके बाद में अब आप इसकी डेंसिटी बता दो। डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, स्टैंडर्ड यूनिट, या आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी दे सकते हैं। ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख लेना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 लीटर। किसी पेज पे लिख लो ताकि असाइनमेंट देने में आसानी हो जाएगी। दोबारा बोल देना। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ml, 1 मिलीलीटर। मिलीलीटर मतलब 10 की पावर -3 लीटर। तो मुझे डेंसिटी बता दो कोई। तो डेंसिटी होगी, पहले हमें जो वेट दिया है उसको हम मास में डिवाइड करेंगे, तो भाई आपको पता है कि भाई वेट इज इक्वल्स टू
एक मिनट, किसी को कैविटेशन, ये जो चैट में अंकित को कैविटेशन पूछना है क्या फिर से? यार अनम्यूट कर सकते हो, तुम्हारे पास पावर है, बोलो तो सही। मैं फिर से बता देता हूँ, कैविटेशन भाई कोई भी, आप जैसे एक पाइप सेक्शन ले लिया, पाइप सेक्शन में लिक्विड पूरा फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि भाई जब पानी का जो इसमें पाइप के अंदर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। भाई वेपर प्रेशर वो होता है कि भाई जब पानी लिक्विड से वेपर में चेंज होता है, तो वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, तो पानी के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती है उनमें बबल्स, वो बबल्स की तरफ फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और वो जो गैसेज है वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ उठेगी तो वो सरफेस पे जाएगी, और जैसे ही वो सरफेस पे जाती है, और फिर जब बाद में ऐसा क्रॉस सेक्शन या कोई भी ऐसा सेक्शन आता है जहाँ प्रेशर पानी का ज्यादा वेपर प्रेशर से या इनके आउटर प्रेशर से, इन जो बबल्स के, तो बबल बर्स्ट करते हैं। और जैसे ही आपको पता है कि कोई बबल्स बर्स्ट करेगा तो कोई ना कोई जो सरफेस है, इस सरफेस, इन पे गड्ढे पैदा होंगे, और उन गड्ढे को कहते हैं कैविटेशन, ठीक है। सर इसमें जी या 9.81। हाँ, जी की वैल्यू आपको 9.81 है, तो आपको इसको वेट में चेंज करोगे तो आप इसको 7 को 9.81 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपको वेट पता चल जाएगा। और वॉल्यूम आपको पहले से पता है 1 लीटर है, तो आपको इसकी क्या डेंसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी का इनवर्स होता है, तो जो भी डेंसिटी आएगी आप उसका इनवर्स लिख लेना। फिर आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपने स्पेसिफिक वेट निकाल रखा है इस पेट्रोल का, ठीक है, आप स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से उसको डिवाइड कर देना। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है 9810 न्यूटन या 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पेट्रोल की 0.7 है तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल दे रखी है इंटू 0.7। तो 0.7 को आप जब 9810 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगा, स्पेसिफिक वेट आ जाएगा पेट्रोल का। और अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट इसकी डेंसिटी आ जाएगी, जो आएगी 700 इस केस में, और स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका इन्वर्स हो जाएगा, और स्पेसिफिक वेट हो जाएगा 0.7 इंटू 9810। अभी बताओ सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट है? पहला पार्ट होगा 0.7 इंटू बेटा 0.7 इंटू 1000 क्या होगा इसकी डेंसिटी। और जैसे ही आप इसको स्पेसिफिक वेट में कन्वर्ट करना हो तो आप इंटू 9.81 और कर सकते हो, ये आ जाएगा इसका स्पेसिफिक वेट, ठीक है। कोई डाउट है? अगला
अगला क्वेश्चन है कि भाई एक 6 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल वेज 47 किलो न्यूटन। तो अपने को वेट दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दी हुई है, ठीक है, और हमें इसका स्पेसिफिक वेट निकालना है। तो स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें आ जाएगा 7.833। फिर उसके बाद में क्या होगा, अगला है डेंसिटी। तो वेट को अपन जो 47 है उसे 9.81 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वेट पता चल जाएगा, जो मास में आ जाएगा केजी में आ जाएगा, और उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा डेंसिटी। और इस तरह से रिलेटिव डेंसिटी हमें जो निकालनी है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हमें इसकी स्पेसिफिक वेट पता है, हम स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे और जिसके कारण हमें आंसर पता चल जाएगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा बता दो, मैं लिख के भेज दूंगा ग्रुप में। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला बता देंगे। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कि भाई स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। फ्लूइड जो लिक्विड केस है जो उसकी वाटर को लेते हैं, ठीक है। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सर स्पेसिफिक वेट का स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है जो भी आपने मास है जो उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी उसकी वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दो। ये रहा। ये रहा स्पेसिफिक वेट का, जो भी मास है, जो भी वेट है, जो डेंसिटी इनटू ग्रेविटी से आ रहा है उसको पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जो भी उसकी वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दो। जैसे वाटर के केस में डेंसिटी है 1000, उसको 9.81 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है, ध्यान रखना ये डेंसिटी है, इंटू 9.81 जो इसकी एक्सप्लोरेशन है उसे कहते हैं 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये होता है इसका स्पेसिफिक वेट। मतलब जो भी मास डेंसिटी निकालो उसे 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगी स्पेसिफिक वेट। आपको मैं पहले जो 4 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा और आपको बस क्या करना है, उसको लिख के असाइनमेंट की तरह आपको जो आपके गूगल क्लासरूम के पेज है उस पर डालना है। आज के लिए इतना ही, और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।